हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आप सभी के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हिंदू के फ्रंट पेज से यहाँ पर जो न्यूज है वो आर्मी ऑपरेशन को लेकर के है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट और वहां पर एक स्टेट है नागालैंड। नागालैंड जो स्टेट है वो म्यांमार के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करता है और इस एरिया में आर्मी को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ इंसर्जेंसी से रिलेटेड मूवमेंट वहां पर चल रहे हैं। उन्हीं को कैप्चर करने के लिए जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है, वो उस एरिया को कैप्चर करते हैं। लेकिन लोकल पॉपुलेशन में एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है कि उनकी लाइफ को थ्रेट करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से असम राइफल्स का वहां पर एक कैंप था जिसके ऊपर अटैक किया गया वहां की लोकल पॉपुलेशन के द्वारा और क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से 15 सिविलियंस और 1 सोल्जर की वहां पर डेथ हो जाती है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है असम राइफल्स, जिसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। यहां पर देखो जो असम राइफल्स है, अगर हम देखें हमारे यहाँ पर जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज के रूप में असम राइफल्स एग्जिस्ट करता है। 1835 में सबसे पहले सचर लेवी के रूप में इस यूनिट को बनाया गया था और इसका मेन काम ये था कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, उस समय हमें पता था कि 1835 में हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स को नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में सपोर्ट करने के लिए इस आर्मी को, इस पैरामिलिट्री फोर्स को बनाया गया था। बाद में टाइम के अकॉर्डिंग इसके नाम टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, जैसे असम फ्रंटियर पुलिस टू असम मिलिट्री पुलिस टू ईस्टर्न बंगाल टू असम मिलिट्री पुलिस, मतलब टाइम टू टाइम ये नाम एक दूसरे से चेंज होते रहे, लेकिन एग्जिस्ट लास्ट में किया असम राइफल्स के रूप में। 1917 में इसका नाम चेंज करके लास्ट में असम राइफल्स कर दिया गया। दोनों के दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स हुए, पहला जो फर्स्ट जो हुआ 1914 से 1918 और सेकंड जो हुआ 1939 से 1945, उन दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में इस असम राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो असम राइफल्स है इसको कंट्रोल कौन करता है? तो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो होम मिनिस्ट्री के पास होता है, लेकिन ऑपरेशन जो कंट्रोल होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ओमिक्रॉन को लेकर के है कि दिल्ली में भी फर्स्ट केस ओमिक्रॉन का सामने आया है। हमें पता है कोविड का नया वेरिएंट है और सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन जो होता है, जिसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है, और इसका नया नाम, इसका अगर साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो B1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा। और WHO के द्वारा प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 5 ऐसे वेरिएंट हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में लिस्ट में उन्होंने डाला है, जिसमें फर्स्ट है ओमिक्रॉन, सेकंड है डेल्टा, थर्ड है गामा, फोर्थ है बीटा और फिफ्थ है अल्फा। अब कल एक क्वेश्चन किसी ने लिखा था, कमेंट किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से रेज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर के डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ना भी पूछे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, इस तरीके से यूपीएससी क्या करती है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो न्यूज़ में है उसको ना उठा करके उससे डायरेक्ट, अगर उससे मतलब रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको लेकर के डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पेंडेमिक किस तरीके से ग्लोबली लेवल पर इफेक्ट करता है, कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, इनको लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो उड़ीसा को लेकर के है। अभी हमने देखा है कि साइक्लोन जावद जो है उसने हमारे उड़ीसा के जो भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप मैच जो है वो भी यहाँ पर इफेक्ट होने को देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर असम पोर्टल नाम से असम पोर्टल नाम से एक लोकल न्यूज़ पोर्टल है बराक वैली में, और वहाँ पर उनके जो भी एडिटर हैं उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं कि आपने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जिससे हमारे इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो लोकल पॉपुलेशन है उनके ऊपर को, उनको लेकर के एक मतलब आपके जो दिए हुए स्टेटमेंट से कईयों की जो फीलिंग्स हैं वो आहत हुई है। सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए। तो सेडिशन जो वर्ड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो देखो,
सेडिशन होता क्या है? इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A में ये जो सेडिशन है इसको इसमें रखा गया है। मतलब इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A जो है वो ट्रीट करता है सेडिशन एक्शन के खिलाफ। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका सीधा सा मतलब, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में आप कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं दोगे जिससे ये लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतरीन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके जो भी स्टेटमेंट है वो हमारी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करने के लिए होने चाहिए, ना कि जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में हेटर्ड कुछ आपके स्टेटमेंट होने चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड में 17वीं सेंचुरी में इस लॉ को इनेक्ट किया गया था और उसका मेन काम यही था, गवर्नमेंट के लिए सिर्फ आपके गुड ओपिनियंस होने चाहिए, जो आपके बैड ओपिनियंस हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए कंट्री में। तो ये जो सेंटीमेंट्स हैं इनको इंसर्ट किया गया, वहाँ से उठाया गया इंग्लैंड से, और हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा 1870 में हमारे यहाँ पर इंडिया में इसको इंसर्ट किया गया। मेन काम यही था कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमारी जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमारी ब्रिटिशर्स जिस समय हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते थे तो उनके खिलाफ में कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना थे। इसी के लिए इस सेडिशन लॉ को हमारे यहाँ पर इंसर्ट किया गया था। सबसे पहले इसका जो यूज़ है वो बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ में 1897 में किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 से, यहाँ पर जो है देखो, एनवी रमन्ना हमारे जो CGI है उन्होंने ये बोला है कि अगर हम देखें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अगर हम देखें तो 2019-20 तक लगभग 981.98 करोड़ जो रुपए है वो दिए गए स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। लेकिन अगर हम टोटली देखें तो 84.9 करोड़ रुपए ही इसमें क्या किया गया है, यूज्ड किया गया है। मतलब टोटल जो फंड्स दिए गए उसमें 91.36% जो फंड्स है वो अभी तक बचा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं किया गया है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि 1993 से 1994 के बीच में जब सबसे पहले इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया, तब से अगर हम देखें तो बहुत सारे लगभग 3 डेकेड्स हो गए हैं और इंडियन जुडिशरी जो है उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो भी पैसा दिया जाता है वो उनके ऊपर यूज़ ही नहीं किया जाता है। पहले भी हमने देखा है कि हमारी जुडिशियल CGI के द्वारा इस तरीके के इशू दिखाए गए थे कि हमारे लोकल जो भी कोर्ट्स हैं, स्टेट में जो भी कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए NV रमन्ना ने बोला है कि आप नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाइए और इसकी पावर दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि वो इनको क्या करेंगे, गवर्न करेंगे और इसमें जो भी पैसा है उसको कहाँ पर यूज़ करना है। कंट्री में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बजटिंग है उसका कंट्रोल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को, ताकि इसका यूज़ हो सके। इंडिया में देखो, गुड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट्स इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन आफ्टर थॉट। मतलब सोचा ही नहीं गया, जब ऐसा लगता था कि कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। कोविड-19 के टाइम में हमने देखा कि पेंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन लगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज़्यादातर केसेस की सुनवाई हुई। तो इसको लेकर के क्या करना चाहिए, एक तो जो हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है उनको इंस्टॉल करने की बात होनी चाहिए। जो भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तो कोर्ट्स में क्या होता है कि केसेस की संख्या इतनी है तो जुडिशियल जो भी हमारे जजेस हैं उनके बैठने की व्यवस्था करने के लिए जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनको जो भी बिल्डिंग है उनको एक्सटेंशन देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क है वो एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क कवर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज से, यहाँ पर पहले तो कुछ डाटा आए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर के। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये बोला गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से अगर हम कंपैरिजन करें तो एनेमिक जो चिल्ड्रन हैं उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 6 से 59 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनमें एनीमिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा गुजरात में देखने को मिला है, हाईएस्ट शेयर 79.7%। कुछ मेजर स्टेट है जहां पर हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब गुजरात ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट एनीमिया के
चिल्ड्रन है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पर पहले कम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के टाइम में, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसमें ऐसे स्टेट हैं जिसमें छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाईएस्ट इंक्रीज वहाँ पर देखने को मिला है। 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट वाइज अगर हम प्रिवलेंस की बात करें एनीमिया की, तो 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं एनीमिया के, जिसमें है असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डिक्रीज भी हुआ है। इसमें आप देख लीजिए, ये उत्तराखंड हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये हमारा हो गया झारखंड, और यहाँ पर आ गया मेघालय। इनमें डिक्रीज देखने को मिला है, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से कंपैरिजन करें तो ये हमने एनीमिया के बारे में देखा। अब एनीमिया होता क्या है? हमारा जो ब्लड होता है उसके अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, जैसे उसमें रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है। तो इसी के बेसिस पर जो रेड ब्लड सेल्स की जब कमी होने लग जाए ब्लड में, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसी को बोलते हैं एनीमिया, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बॉडी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बोला गया है आंगनवाड़ीज़ को लेकर के आर्टिकल आया है, जिसमें बोला गया है कि कोविड की वजह से काफ़ी लंबे समय से जो हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। मतलब आंगनवाड़ी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है हाउस होल्ड्स पर्टिकुलरली फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। ये सारी जो सर्विसेज हैं वो आंगनवाड़ी के थ्रू कंप्लीट हो सकती हैं, और आंगनवाड़ी जो है वो लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से हम बार बार ये डिस्कशन कर रहे हैं कि चिल्ड्रन में जो वीमेन हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है उनका डिक्रीज देखने को मिला है। तो उन सभी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, उन सभी को ओपन करने की ज़रूरत है। द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ICDS कवर्स अबाउट 88 मिलियन चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 years in India. Their closure significantly impacted service delivery and weakened an important social safety net. तो इन सभी को हमें अगर अचीव करना है तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। देखो, हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो उस समय हम कुछ अल्टरनेट ढूंढ सकते थे, जैसे स्कूल्स बंद हुई, आंगनवाड़ीज़ बंद हुई, तो उनका अल्टरनेट ढूंढ के हम जो चिल्ड्रन हैं जिनको ये बेसिक सर्विसेज मिलती थी, स्पेसिफिकली अगर हम देखें न्यूट्रिशन लेवल पर, तो उनको हम रेगुलर कर सकते थे। इसकी वजह से जो भी इफेक्ट हुआ, ना सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन लेवल पर देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एजुकेशन है उसका भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सबसे पहले है, यहाँ देखिए, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेजिंग डे के ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान वाले जो बॉर्डर एरिया है, जिसमें अगर हम डिस्कस करें तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में जो थ्रेट मिल रही है वो ड्रोन्स की वजह से मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हमारे इंडिया में ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम कर रहे हैं कि ये जो एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है उसको हम इंस्टॉल करें, और ये जो भी चैलेंजेस प्रेजेंट टाइम में हम फेस कर रहे हैं बॉर्डरिंग एरियाज़ में, उनको हम क्या कर सकें, टैकल कर सकें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें तो यह देखिए, 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रेज किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे इंडिया की जो 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उसमें से एक है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। हमारी जो अदर आर्म्ड फोर्सेज हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज के नाम से जिसको जानते हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। फर्स्ट है असम राइफल्स, सेकेंड है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, नेक्स्ट है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG एंड सशस्त्र सीमा बल SSB। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मींस BSF, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर लगती है उस एरिया को कैप्चर करने का काम करता है। मतलब हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में और ईस्टर्न बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ में जो लगती है उसको कवर करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़,
देखो, अभी हमने देखा कि श्रीलंका का एक नेशनल, उसके साथ में पाकिस्तान में एक इशू क्रिएट होता है, उसको वहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है, मतलब मॉब लिंचिंग, एक तरीके से लिंचिंग वहाँ पर देखने को मिली। तो श्रीलंकन एडवाइजर ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि 15 अगस्त के बाद में जब तालिबान का कंट्रोल आया है अफगानिस्तान के ऊपर, तब से हम देख रहे हैं कि इस एरिया में बहुत सारे ऐसे टेररिज्म ग्रुप जो एक तरीके से मतलब स्लीपिंग एज में थे, वो प्रेजेंट टाइम में दोबारा एक्टिव हो गए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि ये जो एरिया है वहाँ पर टेररिज्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, और वो सारी चीज़ें, वही टेररिज्म ग्रुप जो हैं वो इस एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो अफगानिस्तान है वो एक तरीके से सीरिया का एक सेकेंड फॉर्म के रूप में क्रिएट हो जाए, मतलब टेररिज्म को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसको लेकर के हम देख सकते हैं कि अगर टेररिज्म अफगानिस्तान में इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक अगर हम देखें तो रीजनल जो कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड होगी, मतलब हमारे इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं और वो भी जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने का इशू हमें देखने को मिलेगा। तो इंडिया और अदर कंट्रीज, जो भी रीजनल कंट्रीज हैं, उन्हें फोकस करना चाहिए कि जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के जो मेजर थ्रेट है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यह देखिए, पेज नंबर 11 से, फॉरेन पेज से आर्टिकल है। इसमें बताया गया है म्यांमार में प्रेजेंट टाइम में 1 फरवरी 2021 से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो आर्मी है वो वहाँ पर रूल कर रही है। कुछ समय के लिए वहाँ पर डेमोक्रेसी लाई गई थी पार्शियली फॉर्म में, लेकिन लास्ट टाइम जब वहाँ पर इलेक्शन हुए तो डेमोक्रेसी को फुल सपोर्ट किया गया वहाँ की पॉपुलेशन के द्वारा, और ये चीज़ें जो है वहाँ की आर्मी को गवारा नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको ओवरटर्न किया और कंप्लीटली जो रूल है वो अपने हाथों में ले लिया। अब म्यांमार के जो जुंटा चीफ हैं, मतलब आर्मी चीफ हैं, वो आंग सान सू की जो पार्टी है उसके हेड के साथ में मतलब उनकी मीटिंग हो रही है। तो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि एक तरीके से जो NLD चीफ है, मतलब आंग सान सू की, उसको बाइकआउट करने की कोशिश की जा रही है और डायरेक्ट डिस्कशन करने की बातचीत की जा रही है। देखो, अदर कंट्रीज़, अभी हमने आसियान की जब मीटिंग देखी तब भी ये डिस्कशन हुआ था कि म्यांमार को ऊपर फोर्स किया जाए, म्यांमार के ऊपर डिस्कशन किया जाए कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को दोबारा से अवेल किया जा सके। इस तरीके के स्टेटमेंट आते रहते हैं। सभी कंट्री चाहती हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को ला करके, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर आर्मी का रूल था और लगभग 2010 के लगभग से वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की गई। प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में वहाँ पर पार्शियली फॉर्म में डेमोक्रेसी को इंस्टेब्लिश किया गया, और जो पॉपुलेशन है वहाँ की, जब उन्होंने फील किया कि फ्रीडम क्या होती है, तो दोबारा से जब इलेक्शन हुए तो कम्प्लीटली उन्होंने डेमोक्रेसी लाने की वहाँ पर कोशिश की गई। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडोनेशिया से रिलेटेड है। वहाँ पर एक वोल्केनो इरप्शन देखने को मिला जिसकी वजह से कुछ लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई है। हमें भी पता है कि जो स्पेसिफिक, अगर हम पैसिफिक वाला रीजन देखें, जो बॉर्डर एरिया है जो इंडियन ओशन के साथ में मिलता है, वहाँ पर वोल्केनो, और दूसरा जो हम देखते हैं अर्थक्वेक, ये वाला जो एरिया है इसके लिए काफ़ी एक्टिव एरिया है। मतलब इस तरीके के जो इश्यूज हैं वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।